नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सौरभ शुक्ला में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के मिसलिनियस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये अक्सर स्टैटिक या साइंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने लिए हैं स्लाइड के रूप में क्वेश्चंस। तो ये स्लाइडें हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। पहले ये देखिए स्लाइडें हैं, इन्हीं से हमको पढ़ना है। इन्हीं सबका डिस्क्रिप्शन भी है, इसलिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कम से कम एक में 4 या 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, हो सकता है इसके डिस्क्रिप्शन से भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन है आपके एस.के. मित्रा, सी.वी. रमन, होमी भाभा और विक्रम साराभाई। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। तो इसका आंसर हो गया डी। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसका है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इसका फुल फॉर्म पीआरएल होता है। तो आपसे हो सकता है पीआरएल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीआरएल की स्थापना कब हुई थी। तो 1947 में। पीआरएल की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने। पीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? मतलब कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। तो देखिए, सोलर पैनल ऑप्शन में है, स्टीम इंजन ऑप्शन में है, सादा गिलास इंजन ऑप्शन में है, बिजली भी ऑप्शन में है। तो देखिए, जो हमारा सोलर पैनल होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन स्टीम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन सादा गिलास हमारा किसी भी प्रकार की ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं करता है। और बिजली तो आप जानते हैं, कोयला ऊर्जा या बिजली को कई माध्यम से बनाया जा सकता है, इसलिए इसका तो 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। पूछा है नहीं है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें ताकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। यह एक ऊष्मा कुचालक पदार्थ तथा कांच जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसका प्रयोग घरेलू सामान के रूप में और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षकित किया गया था। उस पुस्तक का आप लोगों को नाम बताना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट करना है। अगर नहीं पता है तो देखना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा टोटेम और टबू। दूसरा क्वेश्चन है हिस्टीरिया पर अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है सपनों की व्याख्या। चौथा ऑप्शन है युद्ध क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, युद्ध क्यों, जो अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने के द्वारा शीर्षकित किया गया था। तो अब देखते हैं इसके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने युद्ध क्यों नामक पुस्तक लिखी। तो इस जो डाटा है इससे आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत का दिया था और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² दिया था। 1900 इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। ऐसे ही सिगमंड फ्रायड के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है बारकोड रीडिंग,
कटिंग और ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन और फिजियोथेरेपी। तो देखो बारकोड रीडिंग में तो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया ही जाता है, कटिंग और ड्रिलिंग में भी किया जाता है, फिजियोथेरेपी में भी किया जाता है। लेकिन जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है जिससे हम घर में खाना वगैरह पकाते हैं, उसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक रसोई उपकरण है जो खाना पकाने और खाने को गर्म करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है आपके होलोग्राफी, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी, कार्डियोग्राफी। तो देखो लेजर से जो 3D इमेजिंग की जाती है उसको होलोग्राफी कहते हैं। तो इसका बारे में देखते हैं। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जाता है, जिससे उस वस्तु के रिकॉर्डिंग माध्यम के सापेक्ष छवि में वही स्थिति प्रतीत होती है। इसका आविष्कार हंगरी के भौतिक विज्ञानी डेनिस गैबर ने सन 1947 में किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है लेजर टेक्नोलॉजी की होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया और कहाँ के ये साइंटिस्ट थे? तो आप जानते हैं कि हंगरी का भौतिक विज्ञानी थे और डेनिस गैबर थे और 1947 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो देखो ऑप्शन आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, देखो कार्य का हो जाएगा जूल, बैटरी का हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, शक्ति का किलोवाट घंटा हो जाएगा, और माइक्रोवेव फोन का ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पहले का डी, सेकंड का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी। कौन सा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है? आप इसमें क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले का डी आपको पता है, तो देखिए डी ऑप्शन में तो गलत ही हो गया क्योंकि इसमें पहले का बी ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही शक्ति का मान लो सी, किलोवाट घंटा भी आपको मालूम है, मान लो दो ही मालूम है, सी मालूम है, तो तीसरे का सी होना चाहिए। तो देखो डी तो पहले ही कट हो चुका था, बी भी कट है क्योंकि तीसरे का बी दिया है, सी भी कट है क्योंकि तीसरे का ए दिया, लेकिन हमारा ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीसरे का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए कार्य का जूल, बैटरी का ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, शक्ति का किलोवाट घंटा, माइक्रोवेव का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो देखो औसतन प्रति सेकंड 100 बार बिजली धरती पर गिरती है। एमआरआई का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है ग्रुप डी या किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो एमआरआई के बारे में जान लेते हैं। एमआरआई चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। इसके द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी एमआरटी भी कहते हैं। रेमंड वी दमदीन ने प्रथम बार एमआरआई का प्रयोग 1977 में किया था। इन एमआरआई का आविष्कारक माना जाता है। तो हो सकता है आपसे एमआरआई का आविष्कारक पूछ लिया जाए कहाँ के साइंटिस्ट थे और कब इन्होंने खोज की थी। तो इसके तीनों के चारों के आंसर इसी में दिए हुए हैं, तो ध्यान से याद करना है। निम्नलिखित कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? इसका तो आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन है माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन, एम्पलीफायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। कह रहा है एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन है आपके स्पीडोमीटर, गति में बदलाव, दिशा में बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव। तो देखो गति के बारे में बोला जा रहा है किस पर निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। मतलब देखो स्पीडोमीटर हमारी स्पीड बताता है लेकिन उससे गति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्पीडोमीटर हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। कार की गति उसकी दिशा में बदलाव, गति में बदलाव तथा गतिवर्धन में बदलाव पर निर्भर करती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ज्वारी टाइडल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म फासिल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी की गहराइयों के तप्त स्थल गर्मी और भूमिगत जल के संपर्क में आने से बनी भाप को जब विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो उसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध के
समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी बसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम ऑप्शन में है स्टैंडर्डाइजेशन, चुराइजेशन, फोर्टिफिकेशन, होमोनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोनाइजेशन। दूध के समान रूप से विस्तारित रहने के लिए दूध में बसी बसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोनाइजेशन कहा जाता है। होमोनाइजेशन द्वारा दूध की ऐसी प्रक्रिया से तैयार करना है जिसमें दूध का फैट छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए ताकि वो उबल कर गिरे नहीं और फटे भी नहीं और ग्राहक को समान रूप से बटा हुआ दूध प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? तो देखो, विद्युत उत्पादन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स, पावर ट्रांसमिशन। देखो, जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है उसमें भी किसी भी प्रकार का करंट नहीं संचालित होता है, सिर्फ उसमें सिग्नल जाते हैं। लेकिन विद्युत उत्पादन में हमारे जो वायर्स होते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें करंट की सप्लाई होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों से विद्युत शक्ति का निर्माण विद्युत उत्पादन कहलाता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन विद्युत जनरेटरों के माध्यम से किया जाता है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1930 में की थी। कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स व पावर ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन है आपके डेल्क्वेशंस, कैपिलरी एक्शन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन। तो आप गलती से भी एब्जॉर्प्शन मत टिक कीजिएगा क्योंकि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा डेल्क्वेशंस। देखो, डेल्क्वेशंस हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर किसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और देखो, कैपिलरी एक्शन से क्या होता है? मृदा से होकर पानी का प्रवाह होता है। और उसके आगे क्या है? एब्जॉर्प्शन से क्या होता है? नमी का अवशोषण होता है। ऑस्मोसिस से क्या होता है? परागकण दो सांद्रता वाले गोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो यह लागू होती है सितारों पर। ये एक साइंटिस्ट थे। चंद्रशेखर सीमा का संबंध सितारों से होता है। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनके अध्ययन के लिए विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से सन 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज से हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।